नमस्कार। रसायन विज्ञान संबंधी इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है रासायनिक क्रियाएं, इनमें परिवर्तन और कुछ अभिक्रियाओं के संतुलन को भी हम देखेंगे। तो आइए पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। रासायनिक क्रियाओं पर बात करेंगे, लेकिन हम कुछ रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पर बात कर लेते हैं। इसके बाद हम मुख्य टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ परिवर्तन जिनके दौरान नई पदार्थ नहीं बनते। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जिनसे कुछ नए पदार्थ बनते हैं। तो इसलिए इसके आधार पर कि नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं, हम सभी परिवर्तनों को दो समूह में बांटते हैं। और इस समूह क्या होते हैं? एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा ऐसा ही परिवर्तन होता है रासायनिक। ठीक है, या इसको रासायनिक यानी केमिकल चेंज, इसको फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें अंतर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूल विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक, तो इसमें भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे हम, जैसे कुछ भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल रूप में आसानी से पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ नहीं हालांकि लौट पाते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है? भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो उदाहरण इसके देखेंगे, बर्फ का गलना या गलन होता है, इसको बोल सकते हैं। जल का हिमीकरण, बर्फ बन जाना। तीसरा हो जाएगा जल का क्वथन, भाप बनना। तो भाप को हम फिर से स्टोर कर सकते हैं संघनन की विधि के द्वारा। इसमें हो जाएगा भाप का संघनन होना, भाप बनना, और इसमें एक अन्य प्रक्रम हो जाएगा संघनन, ये इसको उल्टा है भाप बनने का। फिर इसी तरह हो जाएगा आपका विलयन बनना, इसमें हो जाएगा विद्युत बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना। ये सब क्या हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो इनको हम याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, जिन्हें मूल पदार्थ में उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, बर्फ की गलन से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है। उदाहरण के तौर पे इसके अलावा शीतलन के द्वारा मूल पदार्थ में बर्फ का परिवर्तन आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। हम एक तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। आप देखेंगे बर्फ है, ये जल बन जाएगा और जल फिर से बर्फ बन जाएगा। तो यही तो है उत्क्रमण, तो रेसिप्रोकेशन। चलिए याद रखिएगा। आइए दूसरे पक्ष पे बात कर लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनसे नए पदार्थ बनते हैं। इससे क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इनमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों, उनका व्यष्टित्व परिवर्तित हो जाता है, वे पूर्णतः नए पदार्थ में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्रायः उनके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण हो जाएंगे, मैग्नीशियम तार का जलना, इसमें हो जाएगा कागज का जलना। आप देखेंगे लोहे का जंग लगना, जंग लग जाती है। दूध से दही बन जाता है, आप दही से दूध नहीं बना पाएंगे ना, तो इसलिए आप देखेंगे ये सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध दही। तो ये याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना किस तरीके का प्रक्रम है? रासायनिक प्रक्रम है। आपकी परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जलती हुई माचिस की तीली से कागज के टुकड़ों को जलाने के बाद वो वापस नहीं आते ना, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन में शामिल करते हैं। ये एक स्थायी परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, यानी ये अनुत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक में बनता है। यह स्थायी होता है। इसके अलावा इसमें अत्यंत अल्प मात्रा में ऊर्जा अवशोषित होती है, निकलती है।
इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। चाहे आप कोई ही परिवर्तन देखेंगे तो उसमें ज्यादा इसमें रहेगा। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है, इसमें द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। जो द्रव्यमान रहेगा वही आपको मिलेगा। जैसे आपने 1 लीटर बर्फ से जल से बर्फ बनाई तो बर्फ भी आपको 1 लीटर ही देगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपने कुछ मुख्य टॉपिक पर, जो आज हमारा संबंधित था किससे? रासायनिक प्रतिक्रिया से, केमिकल रिएक्शन। तो आइए इस पर बात करते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मिंग होता है, एटम का रीअरेंज करना होता है। हालांकि एटम तो है, ये मूल कण है, ये समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर से रीअरेंज हो जाते हैं। मतलब इनका फिर से हम तरीका बदल सकते हैं एटम को संयमित करने का। तो आप देखेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक अणुओं के बंधन भीतर बंधन में टूट जाते हैं। अभिकारक अणुओं के भीतर बंधन टूट जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाने के लिए उत्पाद अणुओं के भीतर नए बंधन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ केमिकल रिएक्शन का? आपने कोई तत्व लिया, अब इस तत्व में आपने कुछ ऐसी चीजें करी कि जिससे क्या हो गया, इसमें अणुओं के जो बंधन थे, जो अणु एक संयोजित तरीके से सजे हुए थे, ये बंधन टूट जाता है। अब ये अणु क्या करते हैं, एक नए बंधन को प्राप्त करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जलती हुई मोमबत्ती भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण होती है। एक मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो हम देखते हैं, उसको ढक देते हैं हम, तो वो बुझ जाती है। तो ये क्या होता है? प्रदर्शन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि मोमबत्ती का मोम में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपके एग्जाम में भी बनता है मोमबत्ती का एग्जाम्पल। तो इसका मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक है, क्योंकि मोमबत्ती वापस नहीं पाई जा सकती है। एग्जाम में अक्सर ऐसा ही प्रश्न बनता है। तो ये आप महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि इससे ऊर्जा निकलती है। तो ये आप वापस नहीं इसको ला सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो रासायनिक प्रतिक्रिया ऐसी प्रक्रिया जब दो परस्पर अधिक अणु एक नया उत्पाद बनाने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। ये कुछ अणु ए है, ये बी है, ये आपस में परिवर्तन करते हैं, नया प्राप्त होता है, हमें ए बी प्राप्त होता है, ऐसा कुछ। तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक प्रतिक्रिया कहेंगे। इसमें नए यौगिक बनते हैं जो अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं उद्योगों, रीति रिवाजों और यहाँ तक कि दैनिक जीवन में भी भूमिका निभाती हैं महत्वपूर्ण। जैसे लोहे में जंग लगना, मिट्टी के बर्तन, शराब का किण्वन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो इसके अलावा रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, जो आमतौर पर वर्षा, गर्मी, उत्पाद, रंग परिवर्तन जैसे भौतिक परिवर्तनों के साथ देखा जाता है। ये सब चीजें भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। समीकरण क्या होता है? इसमें समीकरण, तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, हम जानते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें अभिकारक और जो अभिकर्मक हैं, इनके साथ एक समीकरण बनाते हैं। अभिकारक बाईं ओर होते हैं और बनने वाले उत्पाद दाईं ओर होते हैं। मतलब अभिकारक बाईं ओर होते हैं, इसमें समीकरण का ऐसा होता है, और बनने वाले पदार्थ यानी नए उत्पाद ये क्या होते हैं? दाईं ओर हमेशा होते हैं। तो इस तरीके से इसको हम समीकरण को लिखते हैं। इसमें कुछ प्रतीक होते हैं हमारे निश्चित, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम। CH4 प्लस 2O2 अगर हम लें तो ये क्या बनेगा? ये CO2 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा ये। तो इस तरीके से ये नए उत्पाद बन के तैयार हुए। CH4 प्लस 2O2 से CO2 प्राप्त हुआ, हमें 2H2O प्राप्त हुआ। ये मीथेन था, ये ऑक्सीजन था। ये मीथेन था CH4 प्लस ये O2 ऑक्सीजन था। इसके बीच में एक वास्तविक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और आप देखते हैं ये नया उत्पाद बना। तो इस तरीके से रासायनिक परिवर्तन जो घटनाएं होती हैं। कुछ और आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें से आप देखेंगे दहन प्रतिक्रिया होती है। दहन प्रतिक्रिया
या दहन क्रिया होती है। इसमें आप देखेंगे अपघटन प्रतिक्रिया होती है। तीसरा होता है निराकरण प्रतिक्रिया होती है। चौथा होता है रेडॉक्स प्रतिक्रिया होती है। इस तरीके से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन पर ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें अवक्षेपण या दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया भी होती है। अवक्षेपण या दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया होती है। इसमें संश्लेषण प्रतिक्रिया भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये सब प्रतिक्रियाएं होती हैं तो याद रखने की आवश्यकता है। तो दहन प्रतिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पाद देने के लिए ऑक्सीडाइजर के साथ दहनशील सामग्री के साथ एक प्रतिक्रिया है ये दहन प्रतिक्रिया। तो ये याद रखेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये आप सारी प्रतिक्रियाएं याद रखिएगा। इसमें से हम एक प्रतिक्रिया देख रहे हैं, इसमें रेडॉक्स प्रतिक्रिया हम देखेंगे। तो ये रेडॉक्स जो प्रतिक्रिया होती है एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें रासायनिक प्रजातियों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। रासायनिक प्रजातियों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें तो इसमें हम लेंगे जिंक प्लस 2H, ये बन जाएगा 2ZN स्क्वायर प्लस H2, ये बन जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एक जिंक परमाणु धनावेशित हाइड्रोजन के दो आयनों, एक जिंक परमाणु धनावेशित हाइड्रोजन के दो आयनों के साथ प्रतिक्रिया करता है और इससे क्या होता है, जिंक परमाणु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं और हाइड्रोजन एक स्थिर अणु बन जाता है, जिंक आयन उत्पाद होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अवक्षेपण या दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया क्या होती है? एक प्रकार की विस्थापन प्रतिक्रिया है जिसमें दो यौगिक प्रतिक्रिया करते हैं। कौन सी? अवक्षेपण या दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया में इसमें दो यौगिक प्रतिक्रिया करते हैं और परिणाम स्वरूप उनके आयन और धनायन स्थान बदल लेते हैं, जिसमें दो नए उत्पाद बनते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया यौगिक बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अस्तित्व की स्थिति को बदल देते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। चलिए, बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती हैं? आप जानते हैं रसायन विज्ञान में हमें बहुत सारी इक्वेशन मिलती हैं, हमको इन्हें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो आइए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया की, एक एग्जाम्पल के रूप में प्रकाश संश्लेषण। इस रिएक्शन को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे और करेंगे इसको। तो आप देखेंगे इसमें इस तरीके से होती है ये इक्वेशन। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 6H2O, इसमें हो जाएगा, इसमें लाइट और एनर्जी भी जुड़ जाएगी, 6CO2 फिर प्लस 6H2O, इसमें लाइट और एनर्जी जुड़ जाएगी। ये पर्णहरिम की उपस्थिति में आप देखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस ऊर्जा। तो इस तरीके से आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हमने देखा कि इसमें किस तरीके से 6CO2 6H2O मिलके इन्होंने निर्माण किया ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया और ये ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, CO2 थी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या था? ये था जल, जल था। तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुल मिला के इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने ग्लूकोज बनाया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, आइए समझते हैं। यह प्रक्रिया तब होती जब हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। और पौधे के प्रकाश संश्लेषक वर्णक क्लोरोफिल द्वारा, ये क्लोरोफिल इसमें काम कर रहा था बीच में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होकर पौधे प्रवेश करती है और प्रकाश संश्लेषण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उप उत्पाद ऑक्सीजन बनता है। तो ये कुल मिला के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलने का कार्य करती है ये क्रिया, रासायनिक ऊर्जा।
तो ये हम याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं इक्वेशन थी जो आपके समझने के लिए अच्छी थी। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। तो केमिकल इक्वेशन देखी हमने। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें हमने देखी थी किस तरीके से दहन प्रतिक्रिया, अपघटन और इसके अलावा रेडॉक्स, अवक्षेपण तथा संश्लेषण, ये इसकी क्रियाएं थी जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित थी। प्रकाश संश्लेषण नहीं, रसायन विज्ञान की क्रियाओं से संबंधित थी। तो हमने इनको देखा। तो सिंथेसिस रिएक्शन ये हम देख चुके हैं। सिंथेसिस रिएक्शन, आइए बात करते हैं कंबुशन रिएक्शन, ये भी हम बात कर चुके हैं इस पे। सिंगल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइए कुछ और बात करते हैं हम। तो आइए अब रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकारों की बात कर लेते हैं विश्लेषण के साथ। तो जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, इस अभिक्रिया में क्या होता है आगे चल के मिलेगा, हम यहीं पर देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसको संयोजन अभिक्रिया कहती है। यानी दो उत्पाद हैं, इनसे एकल उत्पाद प्राप्त होता है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे दीवारों पर चूने से सफेदी करना। ये दीवार पर जो चूने सफेदी होती है, चूने को जब पानी में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ा देता है। तो इससे क्या हो जाता है, दीवारें सफ़ेद हो जाती हैं। अगर हम इसको अभिक्रिया के रूप में देखें तो CaO प्लस H2O, ये आप मिलके बनेगा CaOH2 बनेगा ये मिलके। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया के बारे में, एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम प्लस जल कार्बोनेट बनाएंगे। इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कोयले का जलना भी एक संयोजन क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संयोजन का कोयले का जलना भी इसमें एक एग्जाम्पल, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अपघटन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। दूसरा इसका प्रकार है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया इसको बोला जाता है। इसमें संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक होता है, यानी एक अभिकारक होता है। ये विघटित होकर या दो से अधिक उत्पादों में, ये दो या दो से अधिक उत्पाद भी हो सकते हैं, इसमें निर्माण करता है। इसमें वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा प्राप्त होती है, तो इसमें दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में। ऐसी तरीके से तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए कंबूशन हमने लिखा था। तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। यहीं पर करेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से अलग कर देता है। यानी अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को यौगिक से अलग कर देगा, यौगिक। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फेरस हो गया, इसमें CuSO4 आप देखेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट, तो ये बदल जाएगा। तो आप देखेंगे लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। जो लोहा है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जिससे यह कॉपर को उसकी यौगिक कॉपर सल्फेट में बदल देता है, कॉपर सल्फेट में बदल देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। इसमें देख रहे हैं आप सिंगल है, अभी इसी में डबल भी लिखा हुआ। तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये दूसरा, इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जो अभिकारक होते हैं इनमें आयन आदान प्रदान हो जाते हैं। जैसे AB प्लस CD करेंगे तो आप AD इसमें देखेंगे प्लस CB देखेंगे, अपने आप में ये अपना स्थान बदल लेंगे। तो ये
आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसी में और भी कुछ देख लें इसके एग्जाम्पल, जैसे NO2SO4 प्लस BaCl, इसको C कैपिटल रहेगा, तत्व है। तो BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें ये बदल जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से तत्व बदल जाते हैं। इसी तरीके से अपचयन अभिचयन अभिक्रिया है, उपचयन और अभिचयन अभिक्रिया। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं, उपचयन और अभिचयन अभिक्रिया के बारे में। इसको हम यहीं पढ़ लेते हैं अपचयन को। तो इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसमें देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो उपचयन उपचयन, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, यह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन उपचयित हो जाता है। तो आप देखेंगे C+O2 इक्वल टू CO2 हो जाएगा, 2Cu + O2 बराबर हो जाएगा 2CuO हो जाएगा। इस तरीके से जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब सल्फर हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है। इसको हम देखेंगे H2S प्लस बेरिलियम 2 इक्वल टू 2HBr प्लस S। तो आप देखेंगे इस तरह प्रतिक्रिया बनती है। आइए अपचयन अभिक्रिया को देख लेते हैं, अपचयन को। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, O2 का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। O2 का ह्रास हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में बात की जाए CuO प्लस H2 इजिकल टू हो जाएगा कॉपर प्लस H2O जल, ठीक है। आप देखेंगे संक्षारण यानी संक्षारण हम जानते जंग लगना या फिर किसी का ह्रास होना। तो संक्षारण ये भी उपचयन के ही प्रभाव है। संक्षारण जो होता है तो ये भी उपचयन का ही प्रभाव होता है, संक्षारण। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो हमने इसमें कुछ अभिक्रियाओं को जान लिया, अभिक्रियाओं से संबंधित चीजें देख ली, हमने अभिक्रियाओं के प्रकार की बात कर ली और अभी हमने अन्य बातें की जो हमारी संबंधित थी सब्जेक्ट से। तो ये हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर ली है, ठीक है। आप रासायनिक अभिक्रियाएं समझ ही गए होंगे। ऐसे परिवर्तन जो आपके जीवन में होते हैं, आपके जीवन से भी संबंधित होते हैं, इसमें नए पदार्थ बन के आते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उदाहरण का हो जाएगा भोजन का पाचन हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, जंग लगना लोहे पर। ये सब एग्जाम्पल है किसके, ये सब एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रियाओं के। इसमें अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कई तत्व शामिल होते हैं, इसके गुणांक भी होता है, अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें कई तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें अभिक्रियाओं के प्रकार हमने देख लिए। संयोजन अभिक्रिया देख लिया, जिसमें हमने देख लिया इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। फिर हमने ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रियाएं की बात की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से जब हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरीके से ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। फिर वियोजन अभिक्रियाएं हमने दी। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया हो गई। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक इसका होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, CaCO3 प्लस ऊष्मा अगर उसको मिलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, CaO प्लस CO2। तो इस तरीके से ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी 2 अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये सब याद रखेंगे आप और
अब इसके दैनिक जीवन में प्रभाव की बात कर लेते हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा। तो अगर हम इसके दैनिक जीवन के प्रभाव की बात करें तो इसका हम प्रभाव देखते हैं उष्मा जो अभिक्रियाएं होती हैं रासायनिक, इसमें संक्षारण में देखते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसको संक्षारण कहा जाता है। इस तरीके का एक शब्द है विकृति गंधता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, वो खराब हो जाती है। इसको विकृत गंधता कहते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है आपके दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान का। तो इस तरीके से हमने रासायनिक विज्ञान के इस प्रमुख लेक्चर को कवर किया। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे विज्ञान के ही कुछ और संदर्भों पर। इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार।